डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको परामर्श की अर्थ एवं प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। टुडे आई टीच द मीनिंग, नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द काउंसलिंग। स्टार्टिंग with this first slide, a lady or a girl sleeping in a very comfortable position, and a person who is sitting on a chair is attentively listening what the things are going on. So this is a start. How this counseling starts. काउंसलिंग परामर्श कैसे शुरू होती है, इसके बारे में एक छोटा सा ग्लिम्प्स देने की कोशिश की है। काउंसलिंग की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि काउंसलिंग इज नॉट ए न्यू इंस्टीट्यूशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये भारतीय सभ्यता के हिसाब से, ये भारतीय संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते हमारे देश के संदर्भ में कि ये कोई नया कंसेप्ट है। इवन ये भी कह सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण थे, उन्होंने अर्जुन को युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध के समय काउंसलिंग ही दी थी, परामर्श ही दिया था। सो आई वुड से the first counselor was Lord Krishna himself, and the Bhagavad Gita embodies the finest principle of counseling for people of all lands, all ages, of all times, which is depicted in Bhagavad Gita. आपने भी सुना होगा, भगवत गीता को पढ़ा होगा या भगवत गीता के बारे में कहीं ना कहीं अध्ययन जरूर किया होगा। उसमें बहुत अच्छी तरीके से बातें कही कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, इस प्रकार की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं दीज ऑल आर काउंसलिंग। जहाँ तक काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी अर्जुन को, तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि अर्जुन एक द्वंद में फंस गए थे, स्वयं के और थाइन मतलब परा, कि स्व उसका क्या है और उसका क्या नहीं है, उसका क्या है और दूसरा क्या है। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक बेहतर समझ की आवश्यकता थी, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता थी, और इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को काउंसलिंग दी, परामर्श दिया। ये कहना चाहिए कि अर्जुन कॉन्फ्लिक्ट was one of mine and thine, that is between Swa and Para. The conflict was resolved through self-understanding or through self-realization. One has to act in accordance with the Swadharma. Man should act in accordance with the demands of his requirements and his duties in life. Self-realization, very well explained in the context of Gita, is not the same as what we understand by the term in the Rogerian or say existential sense. मनुष्य को अपने अंदर के प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। दैट इज इज स्पिरिचुअलिटी। ये उसकी स्पिरिचुअलिटी है जो उसको अल्टीमेट बनाती है, और यही बात है जो एक इल्यूजरी डिस्टिंक्शन है आत्मा और परमात्मा के बीच, वो इसको सफल कर पाता है। जहाँ तक मैन की बात की जाए, मैन इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द फ्रीडम टू ऑब्टेन सेल्फ रियलाइजेशन। सो व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जाए, सो आई जस्ट से in the pursuit of the higher spirit, man is concerned with the freedom to obtain the self realization. In modern times, the word freedom is used in a different sense. It is limited to freedom of action, speech, religious faith, as well as freedom to find the fullest expression for one's potential. अभी के समय में तो फ्रीडम की जहाँ तक बात कीजिए, ये कहता है सेल्फ रियलाइजेशन की जो स्व आत्मीकरण है, स्व को समझना,
और समझने के लिए दूसरी सारी बातों से फ्रीडम ले लेना, स्वतंत्रता ले लेना, ऑटोनॉमी ले लेना। सो अभी के समय में तो फ्रीडम का अर्थ होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्शन, कार्य करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। लेकिन जहाँ तक बात की जाए, इट इज़ not limited to freedom of action, speech, religious faith, as well as freedom to find the fullest expression of one potential. We are immediately concerned with the material experiences and the physical world. यहाँ तो हमें फिजिकल वर्ल्ड की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इन द एंशियंट वर्ल्ड, पुराने समय में क्या होता था बेटा, गुरुकुल सिस्टम का एक चित्र डाला है आपने, सभी जानते हैं। गुरुकुल सिस्टम में ऐसा होता था कि गुरुकुल प्रणाली जब चलती थी शिक्षा की, उसमें व्यक्ति को ये एक स्वतंत्रता थी कि वो अपने गुरु का चुनाव करे, और गुरु को ये स्वतंत्रता थी कि वो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दे। लेकिन देयर इज नाउ अ पैराडिग्म शिफ्ट थ्रू डिफरेंट न्यू मॉडल्स ऑफ एजुकेशन। नाउ देयर इज नो फ्रीडम, किसी को फ्रीडम नहीं है। गुरु को फ्रीडम नहीं है कि उसको उसके अकॉर्डिंगली उस प्रकार की शिक्षा दे। उसको तो फिक्स्ड जो आपका सिलेबस है उसी को पढ़ाना है। ओके। और स्टूडेंट को ये नहीं है कि वो अपने गुरु का चुनाव स्वयं करे। यहाँ स्टूडेंट को तो जो टीचर मिल गया वो ही पढ़ाएगा, इस तरीके की सिचुएशन है। तो बेसिकली ये कहना चाहिए फ्रीडम फॉर गेनिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज डिसअपियर्ड, वो गायब हो चुकी है। बात के लिए करी कि काउंसलिंग की जो हिस्ट्री है उसको समझने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों है और जीवन में कितने अर्थों में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ से मैं एक बेस या बैकग्राउंड बनाना चाहता था आपका, क्योंकि मुझे आपको गाइडेंस की प्रकृति और गाइडेंस की डेफिनेशंस, परिभाषाएं, उसकी प्रकृति और उसकी विशेषताओं को बताना है। सो मेयर्स की एक परिभाषा है। मेयर्स के अनुसार परामर्श का कार्य तब संपन्न होता है जब ये सेवार्थी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग कर सहायता प्रदान करता है। सेवार्थी हेतु स्वयं निर्णय लेना उतना ही असंगत है जितना कि बीजगणित के शिक्षार्थियों द्वारा प्रदत्त समस्या का समाधान शिक्षक द्वारा स्वयं करना है। ये देखिए, इसमें एक बहुत क्लैरिफाइड बात नजर आती है। और उसके जो पहले एक्सप्रेशन में था कि देखिए, अच्छा परामर्श वो होगा जिसमें जो परामर्शदाता है वह परामर्श लेने वाले व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंगली समस्या का समाधान बताए। क्योंकि मेयर्स भी यही बात कहते हैं कि इट्स ड्यूटी इज परफॉर्म्ड व्हेन इट इज हेल्प्स द इंडिविजुअल टू फॉलो ए वायर प्रोसीजर इन अराइविंग his own decisions, not when he tries to make decisions for him. Counseling is not more than making decisions for the counselee. Then is the teaching of, ऐसा ही समझ लें आप कि कोई एक सेवार्थी निर्णय नहीं ले सकता। जिसको काउंसलिंग की जरूरत है, जिसको परामर्श की आवश्यकता है, उसका जो निर्णय है वो असंगत होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल के बताया कि अगर एक बीजगणित का एक कोई या अलजेब्रा का कोई एक क्वेश्चन प्रॉब्लम दे दी सॉल्व करने के लिए बच्चों को, और समाधान शिक्षक कर दे, इस प्रकार की बात। गिलबर्ट रेन ने एक बहुत स्पष्ट रूप से बात कही कि काउंसलिंग इज ए पर्सनल, परामर्श हमेशा व्यक्तिगत संदर्भ का ही परिसूचक होता है। इट कैन बी, इट कैन नॉट बी परफॉर्म विद इन अ ग्रुप, विद अ ग्रुप। एक समूह में काउंसलिंग नहीं कर सकते। ग्रुप काउंसलिंग इज एन एनोमली। सामूहिक परामर्श शब्द ही असंगत है। द टर्म्स आर नॉट इन हार्मनी। क्योंकि परामर्श केवल केवल व्यक्तिगत रूप में ही संपन्न हो सकता है। काउंसलिंग इज ए टोटोलॉजी, काउंसलिंग इज ऑलवेज पर्सनल। में की एक परिभाषा थी, उनके अनुसार परामर्श प्रार्थी को सामाजिक दायित्वों को सहर्ष स्वीकार करने में सहायता प्रदान करता है, और वह साहस देता है, वह करेज देता है जिससे उसके अंदर इंफीरियरिटी या हीन भावना उत्पन्न नहीं हो, एवं सामाजिक व व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। सो रोलो मैंने स्पष्ट कहा, the function of the counseling is to assist the counselee to a cheerful acceptance of his social responsibility, to give him courage
which will release him from the compulsion of his inferiority feelings and to help him to direct striving towards socially constructive ends. रूथ स्ट्रॉन्ग की एक परिभाषा थी। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श एक संयुक्त प्रयास है, विद्यार्थी का उत्तरदायित्व स्वयं को समझाने की चेष्टा करना एवं उस मार्ग का पता लगाना जिस पर वह जाना चाहता है, और जैसे ही समस्या उत्पन्न हो उसके समाधान के लिए आत्मविश्वास का विकास होना चाहिए। परामर्श का उत्तरदायित्व इस प्रक्रिया में जब कभी छात्र की आवश्यकता हो, किसी व्यक्ति को किसी बात की आवश्यकता हो, तो वैसी सहायता प्रदान करना। रूथ स्ट्रॉन्ग ने बहुत कहा कि ये एक संयुक्त प्रयास है, किसके बीच में? जो काउंसलिंग लेने वाला है और जो काउंसलिंग देने वाला है। जहाँ काउंसलिंग लेने वाले की तो उत्तरदायित्व ये होता है कि वो स्वयं को समझ ले और साथ में उस रास्ते को भी ढूंढ ले जिस पर उसे जाना है और समस्याओं का समाधान करना है। जैसे ही समस्या उत्पन्न हो और वो सही रास्ते पर जाकर उस समस्या का समाधान कर ले। और जहाँ तक काउंसलर की जो उत्तरदायी है, जो उसका उसका उत्तरदायित्व है, वह इस पूरी प्रक्रिया में उस व्यक्ति की मदद करना। द काउंसलर responsibility is to assist in the process whenever a individual or a student need it and always be ready to provide the help. रूथ स्ट्रॉन्ग की जो परिभाषा है काउंसलिंग की, वो स्टूडेंट्स के रेफरेंस में कही गई। अब जहाँ तक वेबस्टर डिक्शनरी की बात की जाए, तो वेबस्टर डिक्शनरी में इसका अर्थ होता है परामर्श का आशय पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है। इसके अलावा भी एक रोजर्स ने जहां कहा था द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्फ इज रिलैक्स्ड इन द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट्स रिलेशनशिप with the therapist and previously desired experiences are perceived and then integrated into an altered self. रोजर्स का ये कहना था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जो स्व है, व्यक्ति का स्वयं है, वो स्वयं व्यक्ति उस स्वयं को प्राप्त करने में इतना आरामदायक स्थिति में आ जाए कि वह जो काउंसलिंग देने वाला है उसके साथ बहुत अच्छे संबंध बनाकर बातचीत कर पाए और उसके जो जो अनुभव है, पूर्व के अनुभव और जो जिस प्रकार की वो अनुभव चाह रहा है कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, वो सब जुड़कर उस स्व को परिवर्तित करके व्यक्ति का स्व इस प्रकार से विकसित करे कि उसकी समस्याओं का समाधान कर पाए। हॉम और मैकिन की परिभाषा थी it is a one-to-one relationship between an individual troubled by problems with which he cannot cope alone and a professional worker whose training and experiences have qualified him to help others reach solutions to various type of personal difficulties. हॉम और मैकिन की जो परिभाषा है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि ये एक एक का संबंध है, एक से एक का संबंध है। हर व्यक्ति की ये अलग है कि जो व्यक्ति है वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जो पीड़ित है और उन समस्याओं का सामना वो नहीं कर पा रहा है, उन समस्याओं को रोक नहीं पा रहा है, उन समस्याओं से जूझ रहा है लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा, तो निश्चित रूप से उसे एक व्यावसायिक कार्य करने वाले की मदद की आवश्यकता है। और वो व्यावसायिक रूप से जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वह पूर्ण तरह से दक्ष हो, क्योंकि उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, उसको अनुभव है और वह इस प्रकार की समस्याओं में, उसकी जो व्यक्तिगत प्रकार की समस्याएं हैं, उसकी समाधान कराने में वह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सके। ऐसे व्यक्ति से सहायता प्राप्त करना काउंसलिंग कहलाती है। स्मिथ के अनुसार it is a process in which the counselor assists the counseling to make interpretations of facts relating to a choice plan or adjustment when he needs to make. स्मिथ का ये कहना था, देखिए हाम की जो परिभाषा है इसमें एक प्रोफेशनल वर्कर की बात की गई है कि जो व्यावसायिक होना चाहिए, ऐसे ही किसी को कुछ सुझाव दे दिए और वो काउंसलिंग हो गई, ऐसा नहीं है। एक प्रोफेशनल वर्कर प्रोफेशनल तरीके से व्यावसायिक रूप से जो दक्ष हो, जिसको प्रशिक्षण प्राप्त हो, उसके ऐसे अनुभव हों और जो वास्तव में समस्याओं की समाधान कर पाए,
ऐसा काउंसलिंग प्रक्रिया में किया जाता है। जबकि स्मिथ का कहना है कि काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच द काउंसलर असिस्ट द काउंसलिंग टू मेक इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू अ चॉइस प्लान और एडजस्टमेंट विच ही नीड्स टू मेक। स्मिथ का यह कहना है कि इसमें परामर्श एक प्रक्रिया होती है जिसमें काउंसलिंग देने वाला व्यक्ति परामर्शदाता काउंसलिंग लेने वाले व्यक्ति की मदद करता है। किन बातों में मदद करता है? ऐसा एक प्लान बनाए या ऐसा समायोजन करना सिखा दे जो कि उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू स्टेफरी, काउंसलिंग इज अ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है स्टेफरी ने स्टेफरी ने ये कहा कि परामर्श एक अधिगम और शिक्षण की एक प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सिखाता कौन है? काउंसलर सिखाता है। और सीखता कौन है? जिस व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता है वह सिखाता है। गुस्टेड ने तो एक बात कही कि इट इज अ लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस। ये एक सीखने की तरफ उन्मुख, अधिगम उन्मुख प्रक्रिया है, carried in a simple one-to-one social environment in which the counselor, professionally competent in relevant psychological skills and knowledge, seeks to assist the client by methods appropriate to the latter's need and within the context of the total personal program to learn both to put such understanding into effect in relation to more clearly perceived and conditions. तो गुस्टेट का यह कहना था कि परामर्श एक अधिगम उन्मुखी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक वातावरण में जो काउंसलर है, परामर्शदाता है, वह व्यावसायिक रूप से इतना कॉम्पिटेंट है, इतना दक्ष है, उसको सारी मनोवैज्ञानिक दक्षताएं हासिल है, उसको वो ज्ञान मालूम है जिससे वह किसी व्यक्ति की समस्या या आने वाली समस्या का समाधान संपूर्ण रूप से एक प्लान बनाकर उन सारी समस्याओं को अच्छी तरह समझकर, उनके अर्थ को समझकर तथा उनके समाधान से होने वाली जो जो प्रतिक्रियाएं होने वाली है उससे उस व्यक्ति को पूर्ण तरह से जिस जो परामर्श जिसको प्राप्त करनी है उनको कैपेबल बना देना जिससे वो समस्याओं का समाधान कर पाए। पेपिस्की एंड पेपिस्की की एक परिभाषा है, काउंसलिंग इज as that interaction which occurs between two individuals called counselor and client takes place in a professional setting and is initiated and maintained to facilitate changes in the behavior of a client. पेपिस्की एंड पेपिस्की ने बहुत सिंपल सी एक ऑपरेशनल सी परिभाषा दी है, क्रियात्मक परिभाषा है कि ये दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली एक अंतरक्रिया है। दो व्यक्ति कौन? परामर्श देने वाला और परामर्श लेने वाला। टेक्निकल टर्म में हम काउंसलर और क्लाइंट कहते हैं, जिसको एक प्रोफेशनल सेटिंग में, मतलब कि एक ऐसा कमरा हो, एक व्यावसायिक रूप से इस प्रकार का सेटिंग हो, उसके अंदर वह जो क्लाइंट के बिहेवियर को चेंज करने में सफल हो पाए, उसे काउंसलिंग कहते हैं। सो देयर इज अगेन एक राइट साइड में एक काउंसलर है, बेसिकली ही इज इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ काउंसलिंग, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर काउंसलिंग 1978, उन्होंने बात कही थी कि काउंसलिंग टेक्स प्लेस व्हेन वन पर्सन एक्सेप्ट्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर हेल्पिंग अनदर टू डिसाइड अपॉन ए कोर्स ऑफ एक्शन or to understand or change patterns of behavior which distress, disturb, or affect his social behavior. स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ काउंसलिंग और ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फॉर काउंसलिंग 1978 के अनुसार परामर्श तब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है कि वह दूसरे व्यक्ति की मदद करेगा और इस प्रकार के कार्य करेगा जिससे कि वह दूसरा व्यक्ति है
वो अपने व्यवहार के प्रतिमानों में बदलाव कर सके, जिन व्यवहार के प्रतिमानों से उसे निराशा, चिंता, तनाव हो रहा है और जो कि उसके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। ये परिभाषा स्पष्ट रूप से ये बताती है कि काउंसलिंग कब हो रही है। This definition continues to describe when counseling takes place and states that counseling may be incidental to the other functions of the professional. For example, a teacher and a pupil. It may be educational and vocational guidance provided by a specialist service for particular. देखिए ये किन किन लोगों में और कब की जा रही है, ये परिभाषा इस एस्पेक्ट को दर्शाती है। रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट है, उनका ये कहना है कि काउंसलिंग इज अ जनरल टर्म फॉर एक्सप्लोरिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स बाय टॉकिंग देम थ्रू विद अ ट्रेन्ड काउंसलर और थेरेपिस्ट। रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सकों का एक रॉयल कॉलेज बना हुआ है, क्योंकि वो रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट का ये मानना है। उन्होंने सारी परिभाषाओं के अध्ययन करके उसके बाद ये एक परिभाषा जनरेट करने की कोशिश की है। एंड आई हैव कलेक्टेड इट फ्रॉम इंटरनेट, किसी आर्टिकल से मैंने इन डेफिनेशंस को लिया है कि एक साधारण सा पद है जिसमें व्यक्ति बातचीत के द्वारा, व्यक्ति कौन जो कि प्रशिक्षित है, प्रशिक्षित परामर्शदाता बातचीत के द्वारा व्यक्ति की संवेगात्मक समस्याओं का समाधान कर सके। दिस टर्म कवर्स a considerable range of approaches. In its simplest form, this can be supportive and sympathetic listening in the form of weekly sessions over a small number of weeks. This sort of counseling is suited to people with fundamentally healthy personalities who need help in addressing a current crisis in their life or relationship. ये कहना चाहिए ये एक सपोर्टिव है, ये एक सिंपैथेटिक सुनना है किसी को सिंपैथी के साथ, और ऐसा सुनना कई बार है, एक वीक में कई सेशंस करने हैं और कुछ सप्ताह तक ये ऐसा कार्य करना है, और जो कि व्यक्ति की व्यक्तित्व को स्वस्थ बना पाए। ब्रेन चाइल्ड यूनाइटेड किंगडम लिमिटेड 2008 के अनुसार clients want to be treated with respect, to be understood and help to resolve problems. ब्रेन चाइल्ड यूनाइटेड किंगडम लिमिटेड 2008 के अनुसार कि जो जिसको परामर्श लेना है उसको एक आदर की दृष्टि से ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। काउंसलिंग प्रोवाइड्स अनदर पर्सन हु इज विलिंग टू हेल्प द क्लाइंट to do that. Clients want a counseling relationship that treats them as an individuals with acceptance and hope. इसमें क्या होता है, जो काउंसलिंग लेने वाला व्यक्ति है, देखिए अगर काउंसलर है वो उसको आदर देगा तो काउंसलिंग लेने वाला व्यक्ति भी उसको आदर देगा, और काउंसलिंग देने वाले व्यक्ति में तो बहुत सारे गुण होने बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा कि काउंसलर के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए और कैसे काउंसलर बना जा सकता है, इस बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। सो बेसिकली एक रिलेशनशिप डेवलप होती है क्लाइंट और काउंसलर के बीच में, जिसमें क्लाइंट हमेशा यह चाहता है कि उसकी बात को स्वीकार्य मिले, स्वीकारता मिले, और इस आशा के साथ कि उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए। इस कारण से वो इन संबंधों को जनरेट करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन बनी हुई है और एक डिवीज़न 17 है जो मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट्स हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन एपीए जिसे कहा जाता है, वो जो डिवीज़न 17 है, और अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ने मिलकर सारी परिभाषाओं का अध्ययन किया और अध्ययन करके कुछ कॉमन बातें जो काउंसलिंग के अंदर निकल कर आई उसको मैं यहाँ आपके सामने समझा रहा हूँ। काउंसलिंग इज ए प्रोफेशन, यह एक व्यवसाय है। काउंसलिंग डील्स विद पर्सनल, सोशल, वोकेशनल, एम्पावरमेंट एंड एजुकेशनल कंसर्न्स। परामर्श व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, व्यावसायिक रूप से और एम्पावरमेंट सशक्तिकरण के लिए और शिक्षा संबंधी संदर्भों में की जाती है। मतलब इस इन क्षेत्रों में जिसको जिसको जिसकी आवश्यकता हो काउंसलिंग की, काउंसलर द्वारा इन क्षेत्रों में काउंसलिंग की जाती है।
Counseling is conducted with persons who are considered to function within the normal range. उन्हीं व्यक्तियों के साथ काउंसलिंग की जा सकती है जिनका व्यवहार सामान्य होता है और जो सामान्य रूप से क्रियाकलाप करते हैं, कार्य करते हैं. काउंसलिंग इज थ्योरी बेस्ड एंड टेक्स प्लेस इन ए स्ट्रक्चर्ड सेटिंग. ये पूर्णतया सिद्धांतों पर आधारित है और एक संरचित सेटिंग, ऐसा संरचना बनी हुई है कि इस प्रकार से ही काउंसलिंग करना संभव होगा. अभी इस स्लाइड में ऊपर की तरफ मैंने एक बता रखा है कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं. देखिए, एक व्यक्ति बड़ा कंफर्टेबल जोन में बैठा है जिसको परामर्श की आवश्यकता है, जिसने टाई लगाई हुई है, और दूसरा व्यक्ति उसको काउंसलिंग कर रहा है. सो एक सिद्धांत और ऐसी सेटिंग होनी चाहिए. उस कमरे में कोई दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए. सो स्ट्रक्चर्ड, संरचित प्रकार की सेटिंग की आवश्यकता होती है. Counseling is a process in which clients learn how to make decisions and formulate new ways of behaving, feeling and thinking. सो काउंसलिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें परामर्श लेने वाला व्यक्ति ये सीख जाता है कि किस प्रकार से निर्णय लेना है और किस प्रकार से अपने व्यवहार को मॉडिफाई करना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने इमोशंस को समझना है, इमोशंस को व्यक्त करना है, भावनाओं को, सोच को और व्यवहार को, तीनों पर असर डालता है. मॉडिफिकेशन कराने का काम काउंसलिंग करती है. एंड द नेक्स्ट वन इज काउंसलिंग एनकम्पासेस वेरियस सब स्पेशलिटीज. काउंसलिंग के अंदर बहुत सारी विशिष्टताओं की आवश्यकता होती है. जैसे जैसे हम बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो हर प्रकार में विशेषताएं होनी, हर प्रकार की काउंसलिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट विशेषता होनी जरूरी है. उसको साइकोलॉजिकली स्किल्स आनी बहुत जरूरी है, मनोवैज्ञानिक. उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए. परामर्श की प्रकृति की बात करें, बहुत सारी परिभाषाओं में हमारे स्पष्ट हो गया. देखिए, अगेन मैंने आपको एक GIF फाइल मैंने यहाँ डाली है जो नेट से ली है मैंने. ओके, और इसमें दो व्यक्ति हैं और बातचीत कर रहे हैं और साथ में कॉफ़ी चाय भी पी रहे हैं. सो बड़ी हेल्दी एनवायरनमेंट में बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं. सो परामर्श की प्रकृति भी इसी प्रकार की है कि परामर्श इसी प्रकार की सेटिंग में, स्ट्रक्चर्ड सेटिंग में किया जाना संभव होता है कि बहुत कंफर्टेबल जोन में बैठे हों. बिकॉज परामर्श की प्रकृति होती है कि कुछ प्रकृति है कि ये एक इट इज़ ए लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस. ये अधिगम अभिमुखीकरण वाली प्रक्रिया है. मतलब इसमें लर्निंग चलती रहती है, सीखना सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है. टॉक्स अबाउट सम प्रॉब्लम ऑफ एनीबडी. किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है उसके बारे में बात करता है काउंसलिंग. मेन पार्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोसेस. हम लोगों ने गाइडेंस के कुछ वीडियोस को सुना था और उसमें भी काउंसलिंग एक पार्ट होता है. गाइडेंस का स्कोप बहुत बड़ा है, गाइडेंस का एक पार्ट है काउंसलिंग. सो इट्स अ मेन पार्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोसेस. इट्स हेल्प इन सिलेक्शन. ये चयन में मदद करता है. प्रॉब्लम इज डिस्कस्ड. समस्या का डिस्कशन किया जाता है. डिसीजन मेकिंग कौन करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. गाइडेंस में डिसीजन मेकिंग का काम जिसको गाइडेंस की जरूरत होती है वो करता है. गाइडेंस देने वाला व्यक्ति तो खाली केवल उसको रास्ता बताता है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें से जो आपको उचित लगे आप चले जाएं. लेकिन काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता. काउंसलिंग में जो काउंसलर है वो डिसीजन मेकर का रोल प्ले करता है. इट इज इन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट. इट कैन बी पॉसिबल इन द कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट ओनली. ये एक सहयोगात्मक वातावरण में ही संभव होता है. इसमें सेल्फ गाइडेंस की जाती है. इंटरपर्सनल रिलेशंस, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का ध्यान रखा जाता है. इट्स डेमोक्रेटिक ऑल्सो. डेमोक्रेटिक यहाँ इसलिए लिखा गया है बेटा कि डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को सुने और दूसरा व्यक्ति भी पहले बात करे, एंड देन दे आर एबल टू डेवलप द म्यूचुअल रिलेशनशिप. काउंसलर और क्लाइंट के बीच में एक पारस्परिक संबंध की स्थापना हो जाती है. इट हेल्प्स इन लर्निंग एंड सोशल एडजस्टमेंट. यह सीखने में, अधिगम में सहायता करता है और सामाजिक समायोजन में महत्वपूर्ण सहायता करता है. यस, इट इज एन प्रोफेशनल सर्विस. यह एक व्यावसायिक सेवा कार्य है. व्यावसायिक सेवा कार्य मतलब कि व्यवसाय है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को स्किल प्राप्त करनी पड़ती है, कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, तभी वो प्रोफेशनल बन पाता है. इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड.
समस्या समाधान की तरफ अभिमुख होता है। यस, इंटरव्यू इज टेकन, इट इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। इसमें साक्षात्कार लिया जाता है व्यक्ति से उसकी सारी समस्या को जानने के लिए। तो इसको थोड़ा सा डिटेल हिंदी मीडियम वालों के लिए बात कर लूँ मैं कि काउंसलिंग की जो नेचर है, ये विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की है। ये अधिगम केंद्रित होता है, किसी समस्या के बारे में बात करता है। परामर्श समस्त निर्देशन कार्यक्रम का सक्रिय भाग है। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम। परामर्श व्यक्ति को चयन करने में और उसे अमल करने में सहायता प्रदान करता है। परामर्श की प्रक्रिया में बहस द्वारा समस्या, बहस मतलब डिस्कशन बेटा, लड़ाई झगड़े वाली बहस नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, ओके, द्वारा समस्या को स्पष्ट किया जाता है। उत्तम परामर्श प्रार्थी द्वारा लिए निर्णय के रूप में होता है। परामर्श देने वाला व्यक्ति परामर्श देगा और प्रार्थी उसके बारे में निर्णय लेगा और वो उस बात को मानेगा जो उसके परामर्शक ने उसे बताई है। परामर्श मधुर और सहयोगात्मक वातावरण में भी संभव है, में ही संभव है। जो मैंने बताया आपको, सहयोगात्मक वातावरण नहीं होगा तो फिर परामर्श लेने वाला उसकी बात क्यों मानेगा? नहीं मानेगा बिल्कुल। तो सहयोगात्मक वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन द सेल्फ गाइडेंस, स्वयं स्वनिर्देशन पर आधारित होता है। परामर्श शब्द निर्देशन, शिक्षण, साक्षात्कार और मनोचिकित्सा आदि शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इट्स डिफरेंट फ्रॉम गाइडेंस, इट्स डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग, इट्स डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू, इट्स डिफरेंट फ्रॉम साइकोथेरेपी। दे आर डिफरेंट, डिफरेंसेस हैं। गाइडेंस के साथ डिफरेंसेस तो आप पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं, और जितना स्कोप में आपके सिलेबस में उसमें गाइडेंस के साथ डिफर किया गया है। साइकोथेरेपीज सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ी है कि साइकोथेरेपीज में लर्निंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके किसी मानसिक रोगी वाले व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट करना मनोचिकित्सा कहलाता है। गुरुकुल सिस्टम का एक चित्र डाला है, आपने सभी जानते हैं। गुरुकुल सिस्टम में ऐसा होता था कि गुरुकुल प्रणाली जब चलती थी शिक्षा की, उसमें व्यक्ति को ये एक स्वतंत्रता थी कि वो अपने गुरु का चुनाव करे, और गुरु को ये स्वतंत्रता थी कि वो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दे। लेकिन देयर इज नाउ अ पैराडिग्म शिफ्ट थ्रू डिफरेंट न्यू मॉडल्स ऑफ एजुकेशन। नाउ देयर इज नो फ्रीडम, किसी को फ्रीडम नहीं है। गुरु को फ्रीडम नहीं है कि उसको उसके अकॉर्डिंगली उस प्रकार की शिक्षा दे। उसको तो फिक्स्ड जो आपका सिलेबस है उसी को पढ़ाना है, ओके। और स्टूडेंट को ये नहीं है कि वो अपने गुरु का चुनाव स्वयं करे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं काउंसलिंग के। इसके पहले मैं जो एक वीडियो के अंदर में मैं वीडियो डाला है GIFL के रूप में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए दो व्यक्ति बड़े आराम से बैठे हैं, ओके। एक के हाथ में कुछ बुक कॉपी है या लैपटॉप है, और दूसरी जो लेडी गर्ल है वो बड़ी आराम से बैठी हुई है। देखिए इसने अपने उलझी हुई सारी चीज़ें इस काउंसलर के पास भेजी है, और काउंसलर ने इसको सुलझा कर पुनः परामर्श लेने वाले व्यक्ति के पास भेजी है। और लास्ट में ये लेडी कह रही है क्लैरिटी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द काउंसलिंग। काउंसलिंग इन दूसरे वाले चित्र में भी ये क्लियर किया गया है कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं और बहुत आराम से बातचीत कर रहे हैं, और एक व्यक्ति दूसरी कई बात को नोट कर रहा है। जो नोट कर रहा है वह काउंसलर है, और दूसरा व्यक्ति अपनी खुल के सारी बातों को बता रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। So these are basic characteristics of the counseling process. Counseling involves two individuals, one seeking help and other the professionally trained person who can help the first. Definitely, there should be a relationship of mutual respect between two individuals. Counseling is aimed at bringing about desired change in the individual for self-realization and providing assistance to solve problems through an intimate personal relationship. बहुत गहन रूप से व्यक्तिक संबंध बन जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को इस म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी करते हैं, एक पारस्परिक एक दूसरे का आदर करते हैं। और ये एक दो व्यक्तियों के बीच में होता है जिसमें एक सहायता लेने वाला और दूसरा सहायता देने वाला होता है। काउंसलर इज एबल टू डिस्कवर द प्रॉब्लम्स ऑफ द काउंसली एंड हेल्प हिम टू सेट अप रियलिस्टिक गोल्स। ये जो परामर्श देने वाला व्यक्ति है उसके अंदर ये वो आसानी से ढूंढ लेता है
कि काउंसलिंग की क्या-क्या प्रॉब्लम है, परामर्श लेने वाले व्यक्ति की, क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम्स है, उनको बहुत आसानी से पहचान पाता है और उसके सामने वास्तविक लक्ष्यों को प्रस्तुत करता है। इफ काउंसलर इज ए स्टूडेंट, अगर काउंसली परामर्श लेने वाला एक अ, विद्यार्थी है, तो काउंसलिंग हेल्प्स हिम टू टेक अ डिसीजन, मेक अ चॉइस और फाइंड अ डायरेक्शन इन मैटर्स रिलेटेड इन एजुकेशनल प्रोग्राम और करियर। तो वह उसके शैक्षिक पूरे कार्यक्रम को या करियर के बारे में उसको किस तरफ की दिशा निर्देशन का कार्य काउंसलर करता है काउंसली को। इट हेल्प्स द काउंसली एक्वायर इंडिपेंडेंस एंड डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों को जो काउंसली उसको तो स्पेशली स्वतंत्रता प्रदान करता है और एक उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास करता है। इट इज़ मोर देन एडवाइस गिविंग। खाली सुझाव देने से बहुत कुछ ज़्यादा होता है ये। इट इन्वॉल्व समथिंग मोर देन ऑफरिंग एन असिस्टेंस टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू एन इमीडिएट प्रॉब्लम। तात्कालिक समस्या के लिए सहायता से अधिक समस्या का समाधान करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। काउंसलिंग ऑकर्स इटसेल्फ विच एटीट्यूड्स एज वेल एज एक्शंस। ये स्वयं ही काउंसलिंग प्रकट हो जाती है अभिवृत्तियों के रूप में और कार्य के रूप में। काउंसलिंग इज सेंटर्ड अराउंड द नीड्स एंड एस्पायरेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड द इंडिविजुअल्स। व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार इच्छाओं को केंद्र में ध्यान रखकर काउंसलर काउंसलिंग करने का परामर्श देने का कार्य करता है। कल की क्लास में मैं आप लोगों को परामर्श के बारे में और कुछ बताऊंगा कि इसका क्या स्कोप होता है, ये किस प्रकार की जाती है और इसके पश्चात एक टाइप्स ऑफ काउंसलिंग जो है उसको भी मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, जो कल की क्लास है उस कल की क्लास में तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, काउंसलर की क्या विशेषताएं होती है, इसके अलावा काउंसलिंग का क्या स्कोप है, इस बारे में बात करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। थैंक यू।